मित्रों, 21वीं सदी जब आई तो जाहिर है कि अचानक नहीं आई। पांडे जी ने जैसा अपने उद्बोधन में कहा, उसकी भूमिका बननी शुरू हुई 90 के बाद। 90 को मैं एक बड़ा वर्ष मानता हूं, इसलिए कि वह दशक जो 20वीं शताब्दी का अंतिम दशक था, उसने एक व्यापक परिवर्तन केवल भारत में नहीं बल्कि दुनिया में एक बड़ा परिवर्तन किया। और वो बड़ा परिवर्तन था, आपको ध्यान होगा कि पहला जो काम हुआ 1991 में, वो सोवियत संघ की जो एक बड़ी व्यवस्था थी, जो एक समाजवादी व्यवस्था थी, उसका पतन हुआ। आप देखिए कि जो व्यवस्था 1917 में यानी उसी शताब्दी में बड़ी होती है और एक सपने के रूप में बढ़ती है, और जिस व्यवस्था ने पूरी दुनिया के 1/5 भाग को प्रभावित किया, और न केवल प्रभावित किया बल्कि दुनिया के सामने एक सपना रखा, और वो सपना था गरीबी हटाने का। वो सपना था किसी के भूखे न सोने का। वो सपना था कि मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण नहीं होगा। ये संगोष्ठी हिंदी की है, इसलिए मैं हिंदी के पुरोधा प्रेमचंद को याद करना चाहता हूं, जब उन्होंने रंगभूमि में ये कहा, प्रेमाश्रम में जब ये कहा प्रेमचंद ने कि सोवियत संघ में एक व्यवस्था बदली है और भारत के किसान इस बात की चर्चा कर रहे हैं, और वो व्यवस्था राजा को हटा करके किसानों ने और मजदूरों ने अपनी व्यवस्था कायम कर दी। ये 23 में प्रेमचंद कह रहे हैं, 1923 आज से लगभग 90 वर्ष पहले। तब भारत के किसान ये कहते हैं, भारत के किसान कब कह रहे हैं? 23 में कह रहे हैं। और 23 वो काल है जब किसान आंदोलन भारत में शुरू हो गए थे। 1921 में बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में बड़े किसान आंदोलन हुए, और बड़े किसान आंदोलन जब हो रहे थे तो भारत के किसान से प्रेमचंद कहलाते हैं कि हम तो बैल हैं जो जुटने के लिए पैदा हुए। हम अपने संगठन के माध्यम से ये संभव कर पाना हमारे लिए मुश्किल है कि हम यहाँ की सत्ता को उखाड़ देंगे, और वो सत्ता उखाड़ने के बाद किसानों और मजदूरों का शासन। तो ध्यान देने में उसी व्यवस्था को जिस पर प्रेमचंद विश्वास कर रहे थे 1923 में, 1991 में वो व्यवस्था समाप्त हो गई। उस व्यवस्था का पतन हुआ। परिणाम क्या हुआ कि पूंजीवाद के सामने, शोषण के सामने या शोषण के विरुद्ध जो एक बड़ी व्यवस्था थी, वो व्यवस्था लगभग समाप्त हो गई। जब व्यवस्था समाप्त हुई तो पूंजीवाद का रास्ता सुगम हुआ, उसका मार्ग प्रशस्त हुआ, और जब मार्ग प्रशस्त हुआ तो कोई देश उससे वंचित नहीं रह सकता। ये देश सामाजिक संस्कृति का देश है, सामाजिक संस्कृति है। यहाँ एक मोहल्ले में हिंदू भी है और मुसलमान भी है। यहाँ जब मुसलमान आए तो ताजिया जब उन्होंने निकाले तो उन्होंने देखा अरब में 2 दिन या 3 दिन के ताजिया होते हैं, उन्होंने रामलीला के तर्ज पे 9 दिन के ताजिए कर दिए देश में आकर। रामलीला के तर्ज पे मिली जुली संस्कृति, ये सामाजिक संस्कृति का देश है। और 21वीं सदी के संदर्भ में तो विशेष रूप से, क्योंकि 21वीं सदी भूमंडलीकृत समाज की शताब्दी है। और जब हम सामाजिक चेतना की बात करते हैं तो सामाजिक चेतना का मतलब ही है उसके मूल में समाज है। समाज की चेतना क्या है? आज समाज की चेतना क्या है?
समाज की चेतना है बाजार। सबसे बड़ी कोई उपलब्धि बाजार की है तो वो ये है कि उसने केवल बाजार में नहीं बल्कि हमारे मन में भी, हमारे घर में भी, हमारे बेडरूम में भी और हमारी मानसिकता में भी पूरी तरह से बाजार था। जिनका उद्देश्य राष्ट्र की चेतना को मजबूत करना था, जिनका उद्देश्य राष्ट्र की चेतना में एक भाव उत्पन्न करना था कि देश के लिए समर्पित होकर के वो लोग काम करेंगे, ऐसे लोगों का निर्माण करना था। वो मैकाले की शिक्षा पद्धति तो तभी थी। जो मैकाले कहता है कि हमें ऐसे युवकों की आवश्यकता है कि जिनके रंग रूप तो भारतीय हों, लेकिन जो सोच से, विचार से, आचरण से जो अंग्रेज हों। 19वीं शताब्दी में ऐसे लोग नहीं थे। 21वीं शताब्दी के निजीकरण ने ऐसे लोगों को पैदा करना शुरू किया जो रंग रूप से तो भारतीय हैं, लेकिन बोलते वो भाषाएं हैं जो हमारी भाषा नहीं है, जो बाजार की भाषा है। इसलिए आज हिंदी के शुद्धिकरण की कोई बात नहीं करता। आज बात इस पर होती है कि मीडिया की और बाजार की भाषा आप जानते हैं कि नहीं जानते। और आप देखिए कि जो भाषा है हमारे युवकों की, युवतियों की, नई पीढ़ी की जो भाषा है उस पर शुद्धता पर कोई जोर नहीं दिया जाता, उसके व्याकरण पर कोई जोर नहीं दिया जाता है। वो संक्षिप्त, जितनी संक्षिप्त हो सकती है उतनी बोलते हैं। भाषा का निर्माण बाजार ने किया है। बाजार में कौन बिक रहा है? मोदी जी ने ऐसे किया कि 20वीं शताब्दी जाते जाते दो बड़े विमर्श हिंदी के भाषी के लोगों के विमर्श थे, एक दलित विमर्श और एक स्त्री विमर्श। लेकिन वो जो दोनों विमर्श हैं, उन दोनों विमर्शों की परिणति क्या है? स्त्री विमर्श जब हिंदी में आया तो देह विमर्श को लेके आया, वो संघर्ष को लेके नहीं आया, वो जिजीविषा को लेके नहीं आया, वो स्त्री की चेतना को लेके नहीं आया, वो स्त्री के स्वाभिमान को लेके नहीं आया, वो स्त्री के अपने जीवन के संघर्षों को लेकर के नहीं आया। वो किसको लेके आया कि हम बाजारवाद के माध्यम से कैसी चीजों को पाएं। इसलिए आप देख लीजिए कि बाजार में ट्रैक्टर का विज्ञापन हो तो स्त्री, खाद का विज्ञापन हो तो स्त्री, जहां भी की वहां सुंदर स्त्री, क्योंकि वो बिक रही है बात। स्त्रियों ने कहा कि शरीर हमारा है, हम बेचेंगे इसे। बाजार ने कहा शरीर आपका है लेकिन बेचेंगे हम, और बाजार बेच रहा है वो उस शरीर को। ये 21वीं सदी में ही संभव था। ये चेतना है समाज की। जो समाज ये कहता है कि जहां स्त्री की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, वही समाज स्त्री को बेच रहा है बाजार में। और स्त्री बड़े शौक से जब कहानी लिखती है, कविता लिखती है, तो अपनी जीवनी की बात करती है और ये मान करके चलती है कि बाजार से मुक्त नहीं है। ये शताब्दी या इस शताब्दी के नियामक या इस शताब्दी के नियंता पहले उसको उभारते हैं चीजों को, और फिर एक ऐसा फुसफुसा सा नेता ला करके खड़ा कर देते हैं जिसका कोई विजन नहीं होता। आप देखिए पिछले 10 वर्ष पूरे भ्रष्टाचार के 10 वर्ष। हम सभी मानते हैं कि मनमोहन सिंह बेहद ईमानदार आदमी हैं, लेकिन जो मनमोहन सिंह सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है। लेकिन एक पार्टी आई, एक दल आया, कुछ लड़के आए और उन्होंने कहा भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। कैसे मिटाएंगे? भ्रष्टाचार की जड़ तो पूंजीवाद है। विजन आपके पास नहीं है, विजन आपका सत्ता प्राप्ति है। केवल बड़े काम करने के लिए आप नहीं आए, और जब आप बड़ा काम नहीं करेंगे तो समाज बदलेगा कैसे? इसलिए आप देखिए कि दिल्ली में हमें लग तो रहा है कि आप पार्टी आ गई है, लेकिन ये आप
आप ही होकर के रह जाए, तो कोई लंबी लड़ाई नहीं कर सकते बगैर विचारधारा के। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने से पहले कह रहे थे मैं धर्म को नहीं मानता, मैं नास्तिक हूं, और सबसे ज्यादा यज्ञ कोई करा रहे हैं और कह रहे हैं ईश्वर ने ये कृपा किया कि मुझे मुख्यमंत्री बना दिया है। वो भी कह रहे हैं, उसके पिताजी भी कह रहे हैं, दोनों ही कह रहे हैं। अब वास्तुशास्त्रियों को ले जा रहे हैं उस मकान में जिसमें मुख्यमंत्री रहेंगे, तो हम आगे भी बढ़ रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, पीछे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन विजन नहीं है, बड़ा दर्शन नहीं है हमारे पास। अब छोटी छोटी लड़ाइयों का समय है, इसलिए कि आप संगठित ना हो जाए और उन चीजों के लिए मांग ना करें जो संगठन की ओर आपको ले जाने के लिए प्रेरित करती है। और यही कारण है मित्रों कि साहित्य में, कला का आज कहानियों में, उपन्यासों में, कविताओं में जीवन के संघर्ष नहीं आ रहे हैं, उन सबको जीवन संघर्षों से काट दिया गया है। अब क्या है, कला के बल पर, शिल्प के बल पर, भाषा के बल पर आप कितने समय तक जिंदा रह सकते हैं। ये हमारे जो साहित्यकार लगातार, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो सामाजिक चेतना है स्थायी नहीं है, सामाजिक चेतना विद्रोह की नहीं है, सामाजिक चेतना समाज को बदलना नहीं चाहती है, समाज में कोई बड़ा नेता नहीं है। कई बार लोग आपसे भी पूछते होंगे, मुझसे भी पूछते हैं कि अब राष्ट्रकवि कौन है, हिंदी का बड़ा कवि कौन है। ये जवाब देना बड़ा मुश्किल है, हिंदी का बड़ा कवि कौन है, हिंदी का बड़ा कथाकार कौन है, हिंदी का बड़ा आलोचक कौन है, हिंदी का बड़ा नाटककार कौन है, हिंदी की बड़ी पत्रिका कौन सी है। ये जवाब देना मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है कि हमने बड़ों की हवा निकाल दी है। अब आप छोटी छोटी चीजों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और उन चीजों को लेकर, क्योंकि बड़ा तो मैं फिर से कहता हूं कि बड़ा वो है जिसके पास एक विजन, लेकिन इसलिए बड़े हैं, बड़ा वो है जिसके पास एक सामाजिक चेतना है, बड़ा वो है जो सामाजिक अपने समाज को समझ रहा है, और जो समाज को नहीं समझ रहा वो बड़ा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि सामाजिक चेतना सब में बाहर से दिखाई नहीं देती है उस तरह से। एक लेखक उसे कैसे पकड़ता है, जैसे एक उदाहरण दूंगा आपको, प्रेमचंद के गोदान का 36 में गोदान लिखा गया, 1936 में। और जब गोदान लिखा गया तो प्रेमचंद को मालूम था कि भयंकर मंदी का दौर है, और ये वो दौर है जबकि किसान, जो सीमांत किसान है वो अपनी जमीनें बेच रहा है। ये वो दौर है जो जमींदार का कर्जा हो रहा है। ये वो दौर है जो शहर का पूंजीपति गांव में ले जाकर के अपना पैसा लगा रहा है। ये वो दौर है जब परिवार टूट रहे हैं। ये वो दौर है जबकि बेटा अपने पिता की सेवा करने को तैयार नहीं है। ये वो दौर है जिसमें हमारी जो बड़ी जो संस्थाएं थी, पंचायत है, न्याय व्यवस्था है, पुलिस है, ये सब व्यर्थ और निरर्थक हो चुकी हैं। ये वो समय है। इसलिए प्रेमचंद ने गोदान लिखा, रेणु ने मैदान चल लिखा, नागार्जुन ने बलजन्मा लिखा, बड़ी कृतियां हमारे पास आई, शीला शुक्ल ने राग दरबारी लिखा, राही मासू बजा ने आधा गांव लिखा, बंटवारे के 25 वर्ष बाद भीष्म सानी ने तमस लिखा, मुसलमानों की समस्याओं पर शानी ने काला जल लिखा। ये बड़ी समस्याएं थी, बड़ा विजन था उन लोगों के साथ। अब ये संभव नहीं है, इसलिए हम शिल्प का सहारा ले रहे हैं। रवीन्द्र साहित्य कहता है कि जितना महीन काटोगे जीवन नष्ट हो जाएगा, जीवन नहीं बचेगा। तो शिल्प और भाषा का जब चमत्कार आएगा तो जाहिर है कि शिल्प तो आ जाएगा, भाषा तो आ जाएगी, चमत्कार भी आ जाएगा, लोगों को कुछ समय तक बहुत अच्छा भी लगेगा, लेकिन चीजें लंबी नहीं चल पाएंगी। एक वो कथाकार, वो कवि, वो आलोचक
लंबी यात्रा नहीं कर पाएगा। तो फिर सामाजिक चेतना क्या है, उसे ढूंढना पड़ता है विजन के माध्यम से, दृष्टिकोण के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से, सरोकारों के माध्यम से। हमें उसमें पैठ करनी होती है जो ये 21वीं शताब्दी, बाजार की शताब्दी है, तकनीकी शताब्दी है और उन चीजों की शताब्दी है जो हमें एक आइकॉन बनने से रोकती है, एक आदर्श बनाने से रोकती है। इसलिए किसी समाज का कोई आदर्श नहीं, सबने अपने अपने आदर्श गढ़ लिए हैं, सबने अपनी अपनी मूर्तियां बना ली हैं, सब पीछे लौट रहे हैं, अपनी जड़ों की ओर लौट रहे हैं। और जब समाज जड़ों की ओर लौटता है तो समझ लीजिए वो समाज आगे बढ़ने से कतरा रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप जब भी साहित्य का मूल्यांकन करें, जब भी साहित्य को पढ़ें, जब भी साहित्य में अवगाहन करें, तो देखिए कि एक कथाकार, एक आलोचक कैसे आपको आगे ले जा रहा है। क्या वो अपने आप के सपनों की दुनिया बना रहा है कि नहीं बना रहा है? क्या वो आज के समाज की समस्याओं को निरूपित कर रहा है कि नहीं कर रहा? और नहीं कर रहा तो आपको धोखे में रख रहा है, आपको पीछे भी ले जा रहा है, आपके पर्दे के पीछे की दुनिया दिखा रहा है और दिखा रहा है तो वो आगे वाला रचनाकार है। और वो आगे वाला रचनाकार निश्चित रूप से सामाजिक चेतना का पलट। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने बीच वक्त करने के लिए मुझे ये अवसर दिया और आप लोगों के बीच में आकर निश्चित रूप से मैं बहुत धन्य और गर्वित अनुभव कर रहा हूँ। धन्यवाद।